अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। कराची के एम ए जिन्ना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने एक बार फिर शहर में फायर सेफ्टी के संगीन मसाइल को बेनकाब कर दिया है। तीसरे दर्जे की इस आग के नतीजे में एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ हो गए हैं, जबकि 30 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके अलावा 60 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता भी हैं। 22 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका और आग की शिद्दत के बायस इमारत के 2 हिस्से जमीन बोस हो गए हैं, जबकि आखिरी हिस्से के भी गिरने का खदशा है। कमिश्नर कराची के बकौल इस वक्त 90% आग पर काबू पाया जा चुका है, जबकि कुछ देर में कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। इस आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर लगी, तो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक फैल गई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में गैस लीकेज के बायस जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। पानी और फोम इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी इमदादी कार्रवाई में शामिल हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू का कहना है कि इस वक्त रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के 150 से जायद फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। आग के बायस ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं, जबकि शदीद तपिश के बायस फायर फाइटर्स को इमारत के अंदर दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हसानुल हसीब के मुताबिक सदर में वाक़े 8000 मुरब्बा गज पर फैली इस इमारत में आग इंतहाई शदीद है और इसे मुकम्मल तौर पर बुझाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा में 1200 दुकानें हैं, जिनमें प्लास्टिक, फोम, कपड़ा, कालीन और परफ्यूम जैसे जल्द आग पकड़ने वाले सामान की बड़ी मिकदार मौजूद थी, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत इंतहाई पुरानी है, आग के बायस उसके मजीद गिरने का खदशा मौजूद है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इमारत में इस वक्त कितने अफराद मौजूद हैं या कितने मौजूद थे जब यह आग लगी, उसका दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है, जो इलाकों में इजाफे के खदशे को मजीद बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन के रहनुमा तनवीर पाशा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला सिंध के अमीर कराची की जानिब से ताहाल कोई राब्ता नहीं किया गया। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आग एक मसनूई फूलों की दुकान से लगी जो फैलती चली गई। मेयर से कोई राब्ता नहीं है, सीएम से कोई राब्ता नहीं है, सिर्फ डीसी आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। तो एज यूजुअल उन्होंने बात की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ये राब्ता कर रहा हूँ। आए, खड़े रहे, हमारे गम में शरीक हुए। मेरा तो पता ही नहीं, तो बस ठीक है, साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा। हमें यकीन क्या नहीं करा कि भाई मैं वफाक में भी बात करूँगा, आपके नुकसान की भरपाई। मैंने कहा नुकसान की भरपाई तो इनका बाप भी देगा, पूरी मार्केट है, सब होगा, मगर जानों की भरपाई कौन करेगा? देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहे हैं? ये बाहर से सिर्फ पानी, एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने इमारत में फायर सेफ्टी इंतजाम की जांच और कराची के तमाम कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर ऑडिट का भी हुक्म दिया है। साथ ही फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी दी गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों और मुतासरीन ने खदशा जाहिर किया है कि कई लोग अब भी इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं। वाली साहब यहाँ पर कल रात से राब्ता ही नहीं हुआ हमारे फ़ोन से, फ़ोन करे यार, फ़ोन उठा ही नहीं रहे। अभी तक कोई पता ही नहीं है इनका कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। रेस्क्यू के नाम पे करोड़ों रुपए सिंध गवर्नमेंट को आ रहे हैं, लेकिन आप इनकी बेहिसी देखें। इनकी फोर्स कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तो खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। सब खत्म हो गई, ये पूरी इसी गली में सारा खत्म। ये मलबा जो गिरे ना, यही थी, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। आग इतनी आनन फानन लगी है कि दुकानदार इतना परेशान हुआ कि सिर्फ अपनी जान बचा सका। हमारे मुल्क में कीड़ा मकोड़ा इंसान को समझा जाता है। निहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में फायर ब्रिगेड लोग मर जाते हैं उसके बाद आती है। आप देख लीजिए शोले, अभी तक आग निकल ही रही। ये वाक़या कराची में अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं और बदकिस्मती से शायद आखिरी वाक़या भी न हो। नवंबर 2023 में भी शहर के एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से 10 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए थे। KMC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में शहर भर के बैंक, रेस्टोरेंट्स, प्लाजे, होटल्स और छोटे केसेस में 1515 आग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसी अरसे में 1952 रिहायशी और 1203 सनती या फैक्ट्री की आग के वाक़यात भी दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान KMC को कुल 10,956 फायर की कॉज वसूल हुई। इस वक्त गुल प्लाजा में लगी आग की क्या सूरत हाल है, मजीद बात करें में ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशद ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आपने ज्वाइन किया। बताइएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितने फीसद आग पर काबू पाया जा सका है?
समर साहब देखें, आपने बड़ा तफसीली जो कल से गुल प्लाजा में आग लगने का वाक़या पेश आया उसके हवाले से आपने तमाम तर एंगल्स को जो है वो कवर किया। और अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी यहाँ पर आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। फायर टेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्नॉर्कल्स की मदद से जो है जो स्ट्रेटजी बनाई गई है इस वक्त रेस्क्यू हुकाम की जानिब से, क्योंकि फ्रंट साइड से भी और उसके जो साइड है और बैक साइड से चारों तरफ से जो है जो गुल प्लाजा है वहाँ पर उसके फायर टेंडर्स को जो है वहाँ पे खड़ा किया गया और वहाँ से वक्फे से जो है वहाँ पे उनको फायर टेंडर्स को यूज़ किया जाता है, स्नॉर्कल्स को यूज़ किया जाता है। और जैसे ही आग की जहाँ से शोले भड़कना शुरू होते हैं वहाँ पर जो है उस आग को बुझाने की जो है वो कोशिश जो है वो जारी है। तो इस वक्त भी यहाँ पे लाइट्स जो है वो लगा दी गई हैं और इस वक्त भी जो है जो यहाँ पे आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। और अगर जिस तरह अभी जो यहाँ पे रेस्क्यू काम है उनका ये कहना है कि 80% से ज़ायद आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। अगर हम इमारत की बात करें तो जो पिछला हिस्सा इमारत का तो वो तकरीबन जो है वो मुनदम हो चुका है, जबकि अगला हिस्सा इस वक्त आप मेरे अकब में आप देख सकते होंगे कि इसका भी कुछ हिस्सा जो है वो आग लगी हुई थी उस पर जो है वो बुझ नहीं रही थी, तो वो अगला हिस्सा भी जो है उस पर क्रैक्स आ गए थे और वो बिल आखिर वो हिस्सा भी जो है वो गिर गया। तो इस वक्त भी आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। मुकम्मल तौर पर इस इमारत में लगी आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा इस हवाले से कोई हतमी टाइमलाइन क्या वजह है कि 22 घंटे गुजर गए हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका? वजह क्या है इसकी? रेस्क्यू के काम में जो है किसी किस्म की रुकावट है या वजह क्या है? जी देखें, जो यहाँ पे गुल प्लाजा में यहाँ पे जो यहाँ पे शॉप्स थी उसमें मुख्तलिफ मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ पर जो होते थे। इसमें प्लास्टिक है, इसके अलावा परफ्यूम्स हैं और दीगर इस तरह के जो कपड़े, कालीन, इस तरह की चीज़ें होती थी जो कि इनमें आग जो लगे तो फौरी तौर के ऊपर इसमें आग जो है वो फैलती है, चाहे वो कपड़ा हो, प्लास्टिक हो या फिर परफ्यूम, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है उसमें आग फौरी तौर पर पकड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और फिर रमज़ान की भी आमद है इस सिलसिले में जो मार्केट्स होती हैं, दुकानदार हैं, वो पहले से ही जो है एक्स्ट्रा सामान जो है वो दुकानों के अंदर जो है वो अपने गोदाम में दुकानों के अंदर रखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे सामान जो था वो यहाँ पर मौजूद था। और जिस वक्त ये आग लगी है देखते ही देखते आग जो थी वो ग्राउंड फ्लोर से दीगर फ्लोर्स के ऊपर जाती रही और लोगों को कुछ लोग जो थे वो निकलने में कामयाब हुए, जबकि अब तक जो बताया जा रहा है 60 से ज़ायद अफराद अभी भी लापता हैं और वो भी बताया जा रहा है कि इसी गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे और वो उनसे अब तक राब्ता जो है वो मुमकिन नहीं हो सका है। तो ये बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद अपडेट करने के लिए ताज़ा सूरत हाल के हवाले से। इसी पर मजीद बात करें, हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या वजह है 22 घंटे गुजर चुके हैं, ये कसीरुल मंजिला इमारत नहीं थी, 4 मंजिला इमारत थी, आग क्यों नहीं बुझाई जा सकी? देखिए, जो मटीरियल इस तरह का था, मैंने आपको कहा कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के शॉप्स हैं और इसी के लिए अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो लिए रिपोर्ट के लिए कमिश्नर कराची को कहा है कि वो बनाए। पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें जिसने इस आग को ज्यादा अपनी लपेट में लाए और इतनी फायर टेंडर्स होने के बावजूद और इतने फोमिंग की गई, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद जो है वो आग नहीं बुझी। और वैसे आपको बता दूं कि नॉर्मली कई फैक्ट्रीज में भी आग लगती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये तो दुकानें भी बहुत छोटी छोटी दुकानें, 1200 दुकानें छोटी चीज नहीं है। तो उसमें जो मटीरियल था उसने आग को जो अपनी लपेट में लिया। कुछ ताजरों का ये भी कहना है कि जब आग लगी तो वो कहते हैं कि सिर्फ 2 जो दरवाजे थे वहां पे आग लगी थी। इनिशियली अगर जो फायर फाइटर्स थे वो अंदर आते तो आग को बुझा सकते हैं, लेकिन बाहर से वो आग बुझाने की कोशिश की गई जिसकी वजह से ये आग फैल गई बाद में जो है। और अंदर भी ज़ाहिर है बिल्डिंग के बारे से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इनिशियली अंदर जाके वो आग बुझाने की कोशिश करते तो आग बुझ सकती थी। आपके पास रिपोर्ट क्या पहुंची? मैंने कहा एक तो कमिश्नर साहब जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे और वो ही बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं भी आई एम नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट। जहां तक मुझे पता है कि जो रेस्क्यू का अमला था उसने अपनी जान लगा दी और उसने अपनी पूरी कोशिश के साथ आग बुझाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जल्दी आग बुझ जाए। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि अगर उसको पता है कि वो अंदर जाके वो बुझा सकता था और वो जानबूझ के नहीं गया। मैं इस चीज को बाय नहीं करता माजरत के साथ। अब ठीक है, ताजरों का नुकसान हुआ है, वो अभी वो दूसरे फ्रेम ऑफ माइंड में है, उनकी हर बात हम सुनेंगे। लेकिन जरा एक रिपोर्ट जब सामने आएगी, जब कमिश्नर ऑन बोर्ड है, चीफ सेक्रेटरी ऑन बोर्ड है, सब वहाँ वाकई पे मौजूद है, ये तो हो नहीं सकता कि उनको कहेंगे नहीं बार से आप आग बुझाओ, अंदर नहीं जाना आप। लेकिन सर पिछले 5 सालों में तकरीबन 1515 जो है वो कमर्शियल प्लाजों के अंदर आग आतिशज़दगी के वाक़यात कराची के अंदर हो चुके हैं। 1952 जो है वो रिहायशी इमारात के अंदर और 1203 फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो फायर के इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आतिशज़दगी के हो चुके हैं। और मेजॉरिटी इंसिडेंट्स के अंदर जो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स थी उनके अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर आग जो है वो
तकरीबन पूरी तबाही मचा के ही बजाई जा सकी है मेजॉरिटी इंसिडेंट्स के अंदर। तो इस पर ज़ाहिर है देखना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है शर्जील मेमन साहब, वो ये है कि जो रिहायशी इमारात में रिसेंटली एक सर्वे स्टार्ट हुआ था जब एक बिल्डिंग गिरी थी कि देखा जाए कौन सी मखदूश इमारतें हैं कि जिन्हें वहाँ पे रिहायशियों को नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उनको खाली करवाना चाहिए। जब एक बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ था। क्या कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी कमर्शियल इमारतें भी हैं, जिस तरह इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, ये बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कोई जो है वो इमरजेंसी एग्जिट का सिस्टम भी इसके अंदर नहीं था, फायर जो है सेफ्टी के वाले से भी इसमें कोई जो है मैकेनिज्म इसके अंदर सिस्टम जो है वो नहीं मौजूद था। तो क्या कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स का जो है उसका कोई फायर सेफ्टी के वाले से भी कोई आप ऑडिट करवाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? चूंकि ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कराची के अंदर। हम देख रहे हैं कि 5 सालों के अंदर 1515 इमारात और 1203 जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर आग लग चुकी है। देखिए, दो चीजें मैं एक चीज वाज़ेह कर लूं कि जो आपने मखसूस इमारत की बातें की, कराची में मखसूस इमारतें हैं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आर्किटेक्ट्स, प्राइवेट लोग हैं, और वो सारी इमारतें खाली करवा दी गई हैं टोटल 100%। जो इमारतें इस काबिल नहीं थी और जो इनका गिरने का खर्चा था वो खाली करा दी गई हैं। उसका वो सेपरेट चैप्टर है। जहाँ ये बात की ये पुरानी इमारत है, पुरानी इमारत में और मखसूस इमारत में फर्क है। कराची में जितनी भी पुरानी बिल्डिंग हैं, वो समझे कि कराची में अभी भी समझो कि 80-90% जो है वो पुरानी बिल्डिंग है। नई कंस्ट्रक्शन कराची में बहुत कम हुई है। मैं अगर पूरी बिल्डिंगों का मैं तखमीना लगाऊं तो 80% या 90% बिल्डिंगें जो पुरानी है, लेकिन वो मखसूस नहीं है। और जहाँ तक फायर एग्जिट की बात है, और मैं ये भी कहूंगा कि उस 80-90% बिल्डिंगों में भी कोई 95% बिल्डिंगों में वो मैकेनिज्म नहीं है कि जी जहाँ पे फायर एग्जिट हो, निकलने के रास्ते हो, क्योंकि ये पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। जो आप जिस बात की निशानदी करें, यस, जो नए प्लाजा बनते हैं, तो नई एनओसीज होती हैं, उसमें दिया जाता है कि जी उसमें लोगों को से फायर एग्जिट हो। आपकी जो होटल्स होती हैं या बाकी बड़ी इमारतें, कॉर्पोरेट इमारतें होती हैं, उसमें ये है। यहाँ पे जो बाकी बिल्डिंगें बनी हुई उनमें ये फायर एग्जिट वगैरह नहीं है। अब फायर एग्जिट नहीं है तो उसमें ये भी नहीं किया जा सकता कि वो 80-90% जो है उस इमारतों को गिरा दिया जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। सर, पूरी दुनिया के अंदर होता है, पुरानी इमारतों के अंदर भी फायर सेफ्टी के वाले से जो है वो एसओपीज इस तरह की बनाई जाती है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म वहां पे डेवलप किया जाता है। ये तो नहीं कि पुरानी इमारतों से छोड़ दिया जाए कि यहाँ पे अल्लाह के रहम करम पर खुदा के कोई आग लग जाए तो फिर जो है वो लोग जो है वो मैं अर्ज वही समझा, मैं आपको कर रहा हूँ कि पुरानी बिल्डिंग से मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चले, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पुरानी ये बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए, उनमें ये मैकेनिज्म्स नहीं है। मतलब ये आप पूरे इसका एक इंडिपेंडेंट एक सर्वे भी कर लीजिएगा, कुछ आर्किटेक्ट्स को भी बुला लीजिएगा 1-2 दिन के बाद, और अपने इंजीनियर्स को भी 2-4 शहरों से बुलवा लीजिएगा, वहाँ आपको ये मैकेनिज्म नहीं मिलेंगे। यस, ये नई बिल्डिंगों में ये चीज मैकेनिज्म मौजूद है, उनमें ये शुरुआत से इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। और लेकिन ये है कि यस, दिस इज अ सीरियस इशू, और हमें अपने हम जो आइडियल ज़रा मुआशरे में नहीं है, ये चैलेंजेस जरूर मौजूद है। लेकिन ये बिल्डिंग जो थी, ये बिल्डिंग ना ही मखदूश थी। ये अब मखदूश इसलिए हो गई कि जब आग लगती है तो आपको पता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब इतने अरसे टाइम आग लगती है तो वो बिल्डिंग इस काबिल नहीं रहती। तो ये भी इसके हिस्से गिरे भी हैं, और ये आग लगने की वजह से गिरे। ये इसका कोई स्ट्रक्चर इशू नहीं था कि ये स्ट्रक्चर कमजोर था इसलिए गिरी है। ये आग ने इतनी देर लपेट में रखी है, उसके बाद वो चीजें कराची नजर नहीं आया। आज सारे मंजरनामे से गायब दिखाई दिए हैं। देखिए जी, मेयर साहब की पूरी टीमें मौजूद थी, मेयर साहब खुद उसको सुपरवाइज कर रहे थे। दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि बहुत आसान काम है कि आके हम फोटो सेशन के लिए कहीं पहुंच जाएं। दूसरी तरीके ये चीजें होती है कि जी हम उन चीजों को बैठ के अपने दफ्तरों में बैठ के या उन इदारों से बैठ के हम काम करें। तो पूरी इंतजामिया जो है, चीफ मिनिस्टर, तमाम मुतल्लिका मिनिस्टर्स जो है, वो सबकी जो टीम जिन्होंने वहाँ पे काम करना है, अगर वहाँ पे आपने रश करनी है और सारे मिनिस्टर्स और सब लोग वहाँ पे बैठ जाएं और वो रश की वजह से जो है वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू को प्रॉब्लम हो, तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। वो तो इशू रहा है। वो जो बीआरटी बन रही है उसकी वजह से भी सड़क काफी कंजेस्टेड थी। वो कहते हैं जो रेस्क्यू का मामला है, वो कहता है कि हमें पहुंचने में काफी दुश्वारी का सामना रहा। देखिए, वो तो अब तो ये तो अब कंस्ट्रक्शन तो चल रही है ना कराची में। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कंस्ट्रक्शन अब डेवलपमेंट चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड्स बन रहे हैं, बीआरटीज बन रही है, तो वो एक हकीकत है। अब उसमें तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम वो सारे काम रुकवा दें या नई कंस्ट्रक्शन इसलिए ना करेंगे, नई कंस्ट्रक्शन इसलिए ना करेंगे कल खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो तो बीआरटी पे काम ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी, बीआरटी का काम में अगर अब वो टॉपिक आ जाए तो मैं कर लूँ, तो 21 से बिल्कुल शुरू था, उसका काम डिले हुआ। डिले की वजह ये हुई थी कि कहीं हमारे डेपोज थे, उनकी पोजीशंस के इशू थे। फिर हमारा जो वहाँ पे जो एक डॉलर पैरिटी बढ़ी, डॉलर के रेट्स बढ़े, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में महंगाई आई, जिसमें स्टील जो हमने 90,000 का दिया हुआ था वो 1.5-2 लाख तक पहुंच गया।
फिर आपके सीमेंट महंगा हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इशू थे, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर इशू सारे सॉल्व करके इस वक्त अगर आप जाके देखेंगे अपनी टीम को भेज दें, अभी आपको डे नाइट वहां पे काम नजर आ रहा होगा और रैपिड काम हो रहा है, बहुत स्पीड से काम नजर आ रहा है। फाइनली शर्जील मेमन साहब क्या कह रहे हैं हुकाम रेस्क्यू के कि कब तक ये आग बुझ जाएगी? तकरीबन 22 घंटे तो हो चुके हैं इसे लगे हुए, मजीद कितना टाइम लगेगा? तो ये इस वक्त लगे हुए कोई भी टाइम मैं लॉक नहीं कर सकता क्योंकि ना मैं एक्सपर्ट हूँ। इस वक्त रेस्क्यू के जो अमलदार हैं वहाँ पे मौजूद हैं, नॉन स्टॉप आप काउंट कर सकते हैं, आपकी मीडिया भी लोग मौजूद हैं, कितनी गाड़ियां आ चुकी है, किसी चीज की कमी नहीं है, नॉन स्टॉप जो है वो रेस्क्यू का काम चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त के प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आलमी सियासत में होने वाली बड़ी जो तब्दीलियां हैं, पर्टिकुलरली गजा पीस प्लान के वाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से आज एक बड़ी तस्दीक आई है और इसके अलावा ग्रीनलैंड के वाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपने इक़्तिदार के दूसरे दौर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम मज़ीद जारहाना और ताकत पर मबनी होते जा रहे हैं। दो मुख्तलिफ खित्तों में बैक वक्त नए सिफाती तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं। कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, कभी गजा के मुस्तकबिल के लिए मुतनाज़े बोर्ड और कभी ईरान में रजीम चेंज के बयानात। ये सब इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी दबाव, धमकी और ताकत के इस्तेमाल के गिर्द घूम रही है, जिसके बायस अमेरिका एक के बाद एक आलमी तनाज़े में उलझता दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन मामला ग्रीनलैंड का है, जहां यूरोपीय रहनुमाओं ने अमेरिकी सदर की जानिब से इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकियों की शदीद मजम्मत की है। ट्रंप ने उन 8 इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाने की धमकी दी है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका ग्रीनलैंड अमेरिकी सलामती के लिए निहायत अहम है और वो इस इम्कान को भी रद्द नहीं करते कि अमेरिका ये इलाका जबरदस्ती हासिल कर सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से हासिल करेगा। इन धमकियों के बाद यूरोपीय यूनियन ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हंगामी इजलास तलब किया। इसी दौरान ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और अमेरिकी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। डेनमार्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान ग्रीनलैंड के अवाम का है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जो इस मंसूबे के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद तशवीश को जाहिर करते हैं। वाज़ेह रहे कि ग्रीनलैंड शुमाली अमेरिका और कुतुब शुमाली के दरमियान वाक़े एक कम आबादी मगर वसाइल से मालामाल इलाका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मिसाइल हमलों की बर वक्त वार्निंग और बहरी निगरानी के लिए यह इलाका इंतहाई अहम समझा जाता है। इसीलिए ट्रंप इसे अमेरिकी सलामती से जोड़ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक इस मामले पर डेनमार्क की हिमायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि खित्ते की सलामती नेटो की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और बरतानिया ने महदूद तादाद में फौजी ग्रीनलैंड भेजे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये ममालिक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और सैयारे की सलामती और बका दांव पर लगी है। उन्होंने तजवीज़ दी कि इन ममालिक से अमेरिका आने वाली मसनूआत पर अगले माह से 10% और जून में 25% तक टैरिफ आयद किया जाए और यह टैरिफ उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को मुकम्मल तौर पर खरीदने का कोई मुआहिदा ना हो जाए। इन बयानात पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि नेटो की इज्तिमाई सलामती के लिए किरदार अदा करने वाले इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना सरासर गलत है। इस मामले पर अमेरिका से बराह रास्त बात की जाएगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वाज़ेह किया है कि यूरोप किसी दबाव में नहीं आएगा। स्वीडन के वज़ीर आज़म एलिफ क्रिस्टसन ने कहा कि उनका मुल्क ब्लैकमेल नहीं होगा और यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे और बरतानिया के साथ मुश्तरका रद्द अमल पर बातचीत जारी है। डेनमार्क के वज़ीर खारजा लार्स लोके रासमुसन ने ट्रंप की धमकी को हैरान कुन करार दिया। इसी दौरान मशरिक़ वस्ता में भी ट्रंप के फैसले मुसलसल ज़ेर बहस हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से सामने लाए गए गजा बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। ताहम इस बोर्ड में शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम दिखाई दे रहा है। एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दी है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा और पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए सिफारती कामशों की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई
और ये इसराइली पॉलिसी के खिलाफ है। बयान में कहा गया कि इसराइली वजीर खारजा गिडियोन सारिया मामला अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के सामने उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। इस बोर्ड का मकसद गजा में सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ में हम आहंगी पैदा करना और फ़लस्तीनी अथॉरिटी हुकूमत में इस्लाहात की राह हमवार करना बताया जा रहा है। जहाँ इसराइल इस बोर्ड पर एतराज कर रहा है, वहीं एक इंतहाई हैरानकुन खबर भी सामने आई है कि अमेरिकी सदर ने इस बोर्ड की रुकनीत फरोख्त करने का फैसला किया है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा के लिए कायम किए जाने वाले मुजव्वजा बोर्ड ऑफ पीस की रुकनीत फरोख्त करने का मंसूबा रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मुख्तलिफ ममालिक से इस बोर्ड की मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब का मुतालबा कर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तजवीज़ में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे, जबकि बोर्ड की रुकनीत, फैसलों की हतमी मंजूरी और माली वसाइल के इस्तेमाल का इख्तियार भी उन्हीं के पास होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जो ममालिक पहले साल $1 अरब अदा करेंगे, उन्हें रुकनीत की मुद्दत की किसी हद से इस्तिस्ना हासिल होगा। इस इक़दाम का मकसद गजा से मुतालिक फैसलों और माली मामलात के लिए एक मरकजी बैनुल-अक़वामी फोरम कायम करना बताया जा रहा है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक इस मुजव्वजा मंसूबे ने आलमी सिफारती हलकों में बहस को जन्म दे दिया है, जबकि इस पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से रद्द अमल सामने आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। उधर ईरान के मामले पर भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं। अगरचे फिलहाल ईरान का तनाज़ा कुछ हद तक थम गया है, ताहम सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और रजीम चेंज के खदशात बरकरार हैं। ईरानी हुकाम ने इतवार को इंकशाफ किया है कि हालिया एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 5000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें तकरीबन 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने दावा किया है कि दहशतगर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम शहरियों को कत्ल किया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स से बात करते हुए एहलकार ने बताया कि सबसे शदीद झड़पें और सबसे ज्यादा अमवात ईरान के शुमाल मगरबी कुर्द इलाकों में हुई, जो पहले ही बदअमनी और अलहदगी पसंद सरगर्मियों का शिकार हैं। एहलकार ने इसराइल और बैरून मुल्क मुसल्लह ग्रोहों पर मुजाहिरीन की मदद का इल्जाम लगाया और कहा कि अमवात की तादाद में अब नुमाया इजाफे का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम हराना के मुताबिक हालिया वाक़यात में मुसद्दक़ा अमवात की तादाद 3308 है, जबकि 4382 केसेस का जायजा लिया जा रहा है और 24000 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा भी किया गया है। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में क़यादत की तब्दीली का इंदिया दिया है। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। उन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ईरान की तबाही का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वो मुल्क को तशद्दुद और जबर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ट्रंप के मुताबिक अगर ख़ामेनी ने उनकी तरह मुल्क चलाया होता तो ईरान तरक्की कर सकता था, जबकि मौजूदा पॉलिसियां न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह हैं। ट्रंप के इन अज़ाइम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने भी सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी मीडिया हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और ये नहीं बताना चाहता कि ईरानी मईशत को तबाह करने में अमेरिका का मरकजी किरदार है। अवाम को यह बावर करवाया जाता है कि हुकूमत जुल्म कर रही है, जबकि असल मकसद ईरान में रजीम चेंज है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की पॉलिसियां यूरोप, मशरक़ वस्ता और ईरान तीनों महाजों पर बैक वक्त कशीदगी बढ़ा रही है, जिससे आलमी सिफारतकारी एक नए और गैर यकीनी दौर में दाखिल होती दिखाई दे रही है। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। एक बड़ी अहम खबर पर बात करेंगे कि दो अहम हुकूमती वुज़रा ने तहरीक इंसाफ से रब्ता करके मुलाकात करके मुज़ाकरात की फिर से बाज़ाब्ता दावत दी है और उन्हें बहुत ही ताकतवर हलकों का एतमाद भी हासिल है। इस खबर पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके मुज़ाकरात के हवाले से एक नई कोशिश की गई है। इस पर आगे चलकर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल मुल्क में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने का खदशा है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क गिर पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि दूसरी जानिब सियासी हलकों में मुफाहमत और मुज़ाकरात की बहस भी जोर पकड़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज को अवामी मैंडेट की बाजियाबी, मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों और सियासी कैदियों की रिहाई से जोड़ रही है। पीटीआई क़यादत का कहना है कि यह एहतजाज पुरअमन होगा, ताहम माजी के तजुर्बात के बायस रियासती इदारे किसी भी मुमकिन बदअमनी के खदशे को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। बिलखुसूस जब इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट को तेज करने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से जारियत बढ़ती जा रही है, जिनके बकौल अगर मामला सड़कों पर तय होंगे तो हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें एहतजाजी सियासत को मसाइल का हल नहीं समझती
हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि मुल्क पहले ही मुआशी दबाव, सिक्योरिटी खदशात और सिफारती चैलेंजेस से दो चार है। ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है। इसी पस मंजर में मुफाहमत, सियासी मुकालमे और पार्लिमानी रास्ते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खुद तहरीक इंसाफ को अंदर से भी मुख्तलिफ आरा का सामना है। एक धड़ा सख्त मुजाहमत, एहतजाज और दबाव की सियासत का हामी है, जबकि दूसरा हल्का यह समझता है कि तवील सियासी डेडलॉक से निकलने के लिए किसी न किसी सतह पर बातचीत नागुज़ीर हो चुकी है। इसी तकसीम की अक्कासी गुज़िश्ता रोज़ हमारे इस शो में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बयान में भी नजर आई, जिनके मुताबिक मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। नहीं, ये बिल्कुल मजाक है। जिस तरह के मुज़ाकरात की बात हुई दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में आए, बिस्किट खाएं, चाय पिएं, हम पूछ के बताएंगे, हम आपकी मुलाकात करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, हम कोई तहकीकाती कमीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फिर ओहो हमें नहीं मिली इजाज़त, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। उस तरह के मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते खान साहब को काल कोठरी में डालकर। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पार्टी के खिलाफ। चेयरमैन के हवाले से बात की या खैबर पख्तूनख्वा के सदर के हवाले से बात की, बिल्कुल ये बेबुनियाद बातें हैं। वाज़ेह रहे कि पार्टी चेयरमैन दरिश्त गौहर इसके बरक्स कई बार मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में बयानात दे चुके हैं। उधर हुकूमत की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पर यह दबाव भी बढ़ गया है कि अगर हुकूमत लचक दिखा रही है तो फिर पीटीआई को भी लचक का मुजाहरा करना होगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद ये अंदरूनी कशमकश आने वाले दिनों में पार्टी की हिकमत अमली पर गहरे असरार डाल सकती है। अब असल सवाल यह है कि 8 फरवरी के एहतजाज के बाद सियासत किस सिमत में जाएगी। क्या यह एहतजाज पीटीआई और अपोजिशन की सियासी क़ुव्वत में इजाफा करेगा या मुफाहमत की राह हमवार होगी, या उससे पहले भी मुफाहमत हो सकती है। इसी पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, जो कि हाल ही में मुल्क में डायलॉग की फिजा कायम करने के लिए भी भरपूर तरीके से मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मुल्क की सियासी मंजरनामा आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन कर रही है और उसमें अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की जो है वो एक कोशिश वहाँ से हो रही है, पैगामात मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर का ओहदा भी दे ही दिया बतौर CBM। तो क्या लग रहा है कि अब मुल्क की सियासत एक इंतशार की तरफ जाएगी या अभी भी ये 20 दिन का जो टाइम है इसमें कहीं ना कहीं डायलॉग के लिए स्पेस जो है वो पैदा कर ली जाएगी? लेकिन जी आइडियली तो यही है कि स्पेस क्रिएट हो। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की तैनाती की है, इससे यकीनन एक जो कदम तो हुकूमत ने आगे बढ़ाया है, छोटा सा कदम आगे बढ़ाया है। अब असल बात तो ये है कि मेरी नज़र में, और हमने जो NDC में भी बात की है, असल CBM तो यही बनता है कि वो जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी रिहाई की तरफ जाया जाए। अगर आप कम से कम ख़वातीन को जो है वो रिहा करते हैं तो उससे यकीनन एक माहौल पैदा होगा जिससे कि एक बातचीत का माहौल जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बातचीत होना ही काफ़ी नहीं है, बातचीत का माहौल होना बहुत अहम है। देखिए, अगर आप इस वक़्त ये समझें कि इतनी तल्खियों के अंदर वो बहुत बड़ा कदम हो जाएगा तो वो नहीं होगा। और अगर आप 8 फरवरी को भी कुछ हुकूमत कोई इक़दामात नहीं करती और टेम्परेचर नीचे नहीं लाती, तो कल आपने एबटाबाद में देखा है बहुत बड़ा वहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी आई वुड से लोगों को गैदर करने में कामयाब हुए हैं सोहेल आफरीदी। और अगर ये एक मोमेंटम बनता जाएगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो तल्खियाँ हैं बड़ी बढ़ेंगी, जो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। लिहाजा देखना यही है कि हुकूमत कैसे इसको जो है वो मैनेज करती है और आगे इसको जो है वो कैसे ले जाया जाता है। फवाद साहब, कोशिश तो हुकूमत की तरफ से हो रही है, जिस तरह मैंने बात की कि एक CBM के तौर पर अपोजिशन लीडर का ओहदा तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से मुख्तलिफ बयानात भी आए हैं जिसमें उन्होंने ऑफर दी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की। तो अब मैं खबर भी दे रहा हूँ कि खबर यह है कि चंद दिन पहले हुकूमत के 2 ताकतवर और बाइख्तियार वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को मिलकर उन्हें कहा कि आए मुज़ाकरात शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत से मसाइल को हल करते हैं। और जब ये ऑफ़र दी जा रही थी हुकूमती वज़रा की जानिब से, तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्हें यह भी कहा गया कि हम ये जो आपको मुज़ाकरात का पैगाम दे रहे हैं, इसमें जो अस्करी क़यादत है और मियाँ नवाज शरीफ दोनों की इसमें रजामंदी शामिल है, तो उनके कॉन्सेंट से ही हम आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तो आए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं, मसाइल को हल करते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाहिर उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा सका।
तो एक हुकूमती कैंप के अंदर अब एक ज़रूरत, पहले तो वो कभी फील ही नहीं करते थे इस चीज़ की अहमियत को, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि तहरीक इंसाफ से कोई थ्रेट ही नहीं है। कम से कम अब वो इस चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं कि चले मसाइल को हल किया जाए, बातचीत हो, कम से कम वो सेनेटरी हुकूमती कैंप में तो प्रिवेल कर रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर मसला यह है कि वहाँ पे 2 कैंप्स हैं। एक है मुफाहमती कैंप जो चाह रहा है कि मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए, दूसरी तरफ वो एक धड़ा है जो कहता है नहीं जी हमने मुज़ामत के जरिए ही सारे मसाइल को हल करना है। तो आपको पता है दोनों तरफ कौन कौन लीड कर रहा है, कौन कौन लोग हैं उस तरफ, आप बेहतर जानते हैं। तो इसमें तो फिर मसला फिर तहरीक इंसाफ ही एंड पे आ रहा है ना कि वहाँ से फैसला नहीं हो पा रहा कि मुफाहमत करनी है या मुज़ामत करनी है। देखिए, पहली बात है, जो खबर आपने दी है वो बिल्कुल उस वो एक बड़ी मुस्बत खबर है। और हमने जो महसूस किया है नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, ये एक प्रिवेल कर रही है। एक ये कैंप्स तो देखें हर जगह पे ही होते हैं। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का मसला नहीं है कि वहां पे 2 कैंप हैं। कैंप तो हर जगह पे ही हैं। सोच तो हमेशा ही होती है। लेकिन अगर ये प्रिवेल कर रही है कि बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तो एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और हमने जब नेशनल डायलॉग कमेटी ने ये बात कही थी मुज़ाकरात से आगे बढ़ने की, तो आपको पता है उस वक़्त तो कोई टेकर ही नहीं था। अब तो बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग ही मुज़ाकरात की बात जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से लिप सर्विस तो बहुत हुई है, लेकिन अमली इक़दाम हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। अगर नवाज़ शरीफ साहब ये फ़ैसला करते हैं कि वो रोल अदा करेंगे और टेम्परेचर नीचे लाएँगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ़ अपोज़िशन बनाने में नवाज़ शरीफ साहब ने रोल अदा किया है, जो कहा जा रहा है, जो मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत बात है। और अचकज़ई साहब ने भी अगर उनसे राब्ता किया है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जो तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ तो भी पहली बात तो ये है कि पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। चूँकि तहरीक इंसाफ को तो 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे मुक्के मार के ख़त्म कर दिया गया। तो अब वहाँ पर हर आदमी ही जो है वो अपने आप को चेयरमैन ही समझता है। आप देखिए कि गौहर साहब का जो बयान आया मुज़ाकरात की बात कर की उन्होंने, तो उसके ऊपर एक जूनियर मिनिस्टर केपी के उठ के कहते हैं कि उनको तो देना ही नहीं चाहिए था, उनको तो माफ़ी माँगनी चाहिए थी। फिर आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर देखा कि सलमान राजा का क्या बयान है और केपी की पार्टी का क्या बयान है। वहाँ पे तो हर मामले पे ही एक ज़ाहिर है कि कोई एज़ सच स्ट्रक्चरल जो रिस्पॉन्स है वो तो आप ना एक्सपेक्ट करें, ना ही वहाँ पे कोई एज़ सच इस वक़्त कोई है लीडरशिप जो आपको एक स्ट्रक्चरल जवाब जो है वो दे सके। फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो भी हुकूमत ने रिलाय करना है, अब 2 हैं, या तो वो महमूद अचकज़ई साहब के साथ ऊपर जो है वो रिलाय कर सकते हैं, सही। क्योंकि उन्होंने कहा है वो करवा लेंगे, जिसका हमें पता नहीं है। क्योंकि एक बात बड़ी एक अजीबो-गरीब बात है कि देखिए, जो मेरी नज़र में और इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और हम लोग जो सारे हैं, हमारी नज़र में जो बुनियादी सीबीएम है वो सियासी वर्करों की रिहाई है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के कल मैं एक एमएनए साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जो इमरान खान की रिहाई है और पॉलिटिकल वर्कर की रिहाई है, वो तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि अगर इमरान खान और जो वर्कर्स की रिहाई एजेंडे में नहीं है, तो बाकी इस वक़्त आप और क्या चाहते क्या हैं? लेकिन जो मुफाहमती सो धड़ा है वो तो कहता है हमने हुकूमत से बात करनी है, तो हमारा पहला एजेंडा यही होगा खान साहब की और बाकी लोगों की रिहाई अमल में लाई जाए। हाँ, अगर नहीं, लेकिन उनके एमएनए ने कल कहा है हाँ, किसी प्रोग्राम में कि सही। वो कह रहे थे कि हमारा तो एजेंडा नहीं है। और इसी तरह से जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो अपनी बात अभी तक की है, उसमें उन्होंने जो कोट लखपत के लोग हैं या ख़वातीन प्रिज़नर्स हैं, उनकी रिहाई का बाकायदा मुतालबा शामिल नहीं किया, सही है। जो कि काफ़ी जो है वो सरप्राइज़िंग है मेरी नज़र लेकिन में। ज़ाहिर है फवाद क्योंकि साहब अगर देखें ना, गुफ्तगू शुरू होती है, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है दोनों तरफ से डिमांड्स आती हैं, कहीं न नहीं कहीं ऐसे मामला हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ चीज़ें समर मानी ऐसे जाती हैं, नहीं। फिर शुरुआत होती है नहीं, कहीं न कहीं समर से ऐसे बात। हो ही नहीं सकता ना, मुज़ाकरा कैसे आप बैठेंगे इतने बिटरनेस में? अगर आपने मुज़ाकरात में बैठना है, तो पहले हुकूमत को कोई पॉलिटिकल प्रिज़नर्स को रिहा करके कोई जेस्चर तो देना चाहिए ना। आप जाके बैठेंगे, मुझे आप बताइए, बैठे तो पहले भी थे और इस बात के ऊपर खत्म होगी कि हमने इमरान खान को नहीं मिलने देना, और अभी इमरान खान को हम मिल के करेंगे भी क्या? मुझे आप बताएँ ना, अभी अचकज़ई साहब जाएँगे, ये जाएँगे, वो इमरान खान से क्या वो कहेंगे जी आप अपने सोशल मीडिया के खिलाफ और उनके खिलाफ जो है बयान दे दें और इमरान खान बयान दे देंगे। ऐसे नहीं होना लेकिन ना। फिलहाल तो अचकज़ई साहब जो है वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते आपने भी तजवीज़ दी थी। वो कह रहे हैं कि 5-6 नुकात पे जो है वो मुत्तफ़िक करना है मुल्क की लीडरशिप को सारी को। हाँ। वो कह रहे हैं बाकी मान जाए, खान साहब को मैं खुद जाके एग्री करवा लूँगा
कि इत्तेफाक राय 5-6 नुकात पर हो जाए और नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए, कौमी हुकूमत बना ली जाए, तो उसमें मसाइल हल हो सकते हैं? वो तो कह अब रहे हैं पहले फिलहाल शहबाज साहब को छोड़नी पड़ेगी ये हुकूमत। फिलहाल नेशनल गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ा फिजिबल आइडिया है, उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। स्पेशली ये जब इंटरनेशनल सिनेरियो जो हमारे इर्द-गिर्द डेवलप हो रहा है, उसमें नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कतई तौर पे बुरा आइडिया नहीं है और उसी तरफ बढ़ना है। मेरी सिर्फ समझ में जो आता है वो ये है कि जब आप बैठें तो आप ऐसे हालात में बैठें कि आपके एक इतना खुशगवार हों मामलात कि आप इस पे आगे बढ़ सकें। अब अगर आप यास्मीन लेकिन राशिद फवाद जो साहब हैं वो अपोजिशन में बैठकर या हुकूमत से बाहर बैठकर तो ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए या नून लीग के लिए उन्हें तो कतई ये सूट नहीं करता कि कोई नेशनल गवर्नमेंट हो। वो तो जो एक्सक्लूसिव एक वो गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं, वो क्यों किसी और को लाएंगे शराकत इक़्तिदार में? नहीं तो हो सकता है नेशनल गवर्नमेंट में आप मान जाएँ और शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रह जाएँ। हुँ, ये तो कोई ऐसा ऐसा बात नहीं है ना कि वो लाज़मी ये तो नहीं है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे नेशनल गवर्नमेंट के। हुँ, हुँ। नेशनल गवर्नमेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं और इसी तरीके से कोई और भी हो सकता है। बट ये आगे डिटेल्स की बात है। सही हो गया। मेरी नज़र में ये आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बाद की बात है। पहले बात ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। आप देखें जो आलिया हमज़ा हैं, हमारी आयशा भुट्टा है, खतीजा शाह है, जिनको बेचारियों को 3-3 साल हो गए हैं वो रुल रही हैं। हमारे जो यास्मीन राशिद हैं, 77 साल की खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, 3 साल से जेल में हैं। बुशरा बीबी 18 महीने से जेल में हैं। ये तो सिर्फ़ चंद ख़वातीन हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। सही हो गया। उसके तो बाद आपके जो गुजरांवाला के सियासी वर्कर्स हैं, जिनके पाँव में उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने पाँव में जूता पहन सकें, वो बेचारे 3 साल से जेलों में हैं। ये लोग जब तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, पीटीआई किस मुँह से उन मुज़ाकरात में बैठेगी? अच्छा देखिए फवाद आपने साहब, इनकी चलें भी तो चलें ये तो हो गई ना मुज़ाकरात नहीं, वाली नहीं साइड हो मुझे गई। जो लोग नहीं साइड नहीं हो भरपूर गई। मुज़ाहमत की बात करते हैं, ज़रा उनका भी ज़रा अहाता कर लेते हैं कि क्या वो भी मुमकिन है आइडिया या नहीं है कि ये कहना कि 8 को एक भरपूर मुज़ाहमत होगी, 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज होगा, पहिया जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा, फिर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी हमसे बात करने पे या मसाइल को हल करने के लिए। वो आपको लग रहा है देखिए डूएबल कि उसमें कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तक जो मोबिलाइजेशन हुई है हाँ। उसमें केपी में तो भरपूर हम देख रहे हैं रिस्पॉन्स, लेकिन पंजाब में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लग नहीं रहा कि अवाम निकल सके उस तरह से जिस तरह से तरीके से आप चाह रही है। सिंध के अंदर भी उस तरह से अवाम का निकलना जो तरीके से आप चाह रही है शायद मुमकिन ना हो पाए। तो फर्क तो नहीं पड़ेगा सिर्फ केपी के अंदर, तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की अपनी है, वहां लोग निकलते भी हैं तो फायदा क्या होगा उसका? नहीं सबर इशू ये नहीं है, इशू लोग निकलने का नहीं है, लोग तो ज़ाहिर है इमरान खान के साथ हैं। मसला ये है कि अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे तो बिटरनेस तो आपकी नए लेवल पे चली जाएगी ना। हम्म, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी डिवीज़न है वो तो एक नए लेवल पे चली जाएगी ना। मुज़ाकरात होने इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इनकलाब ही आ जाएगा। सोहेल लावरीदी निकलेंगे तो पता नहीं कोई ऐसा लाखों ही है। लोग उनके साथ हों। हो सकता है ना हों। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप निकलेंगे वफाकी हुकूमत उसको रोकेगी, वहाँ हाई हैंडेडनेस होगी। हो सकता है वहाँ पे गवर्नर रूल की तरफ चली जाए बात, हो हम्म, सकता है आपकी रेजिग्नेशन की तरफ चली जाए। तो फिर अगला साल, डेढ़ साल अभी तक देखिए ना 26 नवंबर की बिटरनेस आप अभी तक खत्म नहीं कर पाए। ऐसा ही है। आप ये करेंगे इससे आपकी बिटरनेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो आपने करने अगर मैं हुकूमत में अगर हूँ, तो देखो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुल्क नॉर्मल लगे। हम्म, मुल्क में लगे कि गवर्नेंस हो रही है, कोई लोग जो हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। उसके लिए मैं ही अगर रोज़ जो है वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा तो ज़ाहिर है मुल्क कैसे स्टेबल लगेगा। सो द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि आपने ये नहीं सोचना कि कोई लाखों लोग नहीं निकल रहे हैं तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है बातचीत करने की। अगर चंद हज़ार लोग भी निकल रहे हैं या और उससे अगला पूरा साल बिटर हो जाना है, तो ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है कि बातचीत के ज़रिए मामलात को सुलझाया जाए, ना कि लेकिन उलझाया लेकिन जाए। लेकिन ये भी तो एक रियलिटी है ना फवाद चौधरी साहब के मुज़ाहमत से जो तरीके साफ है, कुछ लोग सोचते हैं कि भरपूर तरीके से मुज़ाहमत चला के हम मसाइल को हल कर सकते हैं, सियासी स्पेस ले सकते हैं। वो भी तो फिलहाल डूएबल नजर नहीं आ रहा ना। नहीं समझ डूएबल की बात नहीं है। देखो ना पाकिस्तान का क्राइसिस तो ये है कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल लगा लिए हैं। इमरान खान का जो सियासी सहर है वो ख़त्म नहीं हो सका। वो अगर 8 फरवरी को 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, 75% लोग वोट देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई की जो इमरान खान की अदम मौजूदगी सही। में पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इनकलाब नहीं ला सकी। तो एक स्टेलमेट में है ना हम। ना इनसे कामयाबी हो पा रही है, ना पीटीआई से कामयाबी हो पा रही है ऐसा और ही है। उसमें सफ़र कौन कर रहा है? उसमें पाकिस्तान का मीडिया सफ़र कर रहा है, जुडिशरी सफ़र कर रही है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मिडल और लोअर मिडल क्लास सफ़र कर रही है।
सो आपने इस चीज को अब खत्म भी तो होना चाहिए ना। 3 साल आप कितनी देर और 1 साल तो लेट से और अज्यूम कर लें कि हुकूमत में ये बात प्रिवेल करती है कि नहीं हमें क्या जरूरत है बातचीत करने की, हमने तो इनको बड़ा ठीक ठाक और इसी तरह ही रखेंगे, तो आप 1 साल और रख लेंगे। लेकिन शायद 1 अब साल में उस क्या फर्क पड़ जाएगा? हुकूमती कैप में ये रियलाइजेशन अब फील हो रही है, नजर आ रहा है कि शायद अब वो मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने में काफी संजीदा दिखाई दे रहे हैं। फवाद साहब, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बातचीत होती भी है तो जाहिर है उसमें अगले इलेक्शन के वाले से बात होगी कि आइंदा इलेक्शन को किस तरह से शफाफ बनाया जाए, इंतखाबी इस्लाहात का जो है वो इस एजेंडे के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता होगा। लेकिन कुछ खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद के जो है सहाफती हलकों के अंदर कि कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई तरमीम लाई जा रही है इंतखाबी इस्लाहात के अंदर के वोटर की उम्र जो है वो 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। ये इस तजवीज़ में क्या कहेंगे आप? वाकईतन ये बड़ी कोई सीरियस तजवीज़ है या ये वैसे तरीके से आपको डराया जा रहा है यार कि जरा आ जाएं बातचीत पे, वरना ये हम ये कर गुजरेंगे इस काम? लेकिन तरीके इंसाफ को इससे क्या फर्क पड़ना है? वो तो क्या 25 साल वाले वोटर जो है वो कौन सा पीटीआई के नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो भी बुजुर्ग महर उनको ये मशवरे दे रहे हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि 64% पाकिस्तान का यूथ है और आप हर वो हरकत कर रहे हैं जिससे लगता है कि आप नौजवानों के खिलाफ हैं। कोई अक्लमंद अक्लमंद भी आप छोड़ दें, कोई एवरेज दिमाग भी जो है वो ये नैरेटिव नहीं बनाएगा कि 64% आबादी को कहे कि हम आपके खिलाफ है और हम आपसे निपट लेंगे। आप मुझे बताइए कि इतने आपने अपना नैरेटिव आपसे नहीं बन पा रहा, पॉलिटिकल नैरेटिव आप बना नहीं पाए। अब आप कहते हैं कि हम यूथ को निकाल ही देंगे पॉलिटिकल एरेना से। ये कितनी अहमकाना बात है अगर आप इस पे गौर करें। अच्छा फवाद साहब, फाइनली ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला आपको लग रहा है कि ऐसे ही चलते रहेंगे? ये जो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है या कन्वीनियंस उससे आप कहें कि पीपल्स पार्टी ने जो तकरीब की 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर ऐवान सदर में अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, नून लीग को काफ़ी नागवार गुजरा है कि ये ऐवान सदर से बैठ के इस तरह की बातें बिलावल साहब ने क्यों कर दी हैं। बड़े इस पर रिएक्शन नून लीग की तरफ से आया है, बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने रिएक्ट किया है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, नोक झोंक लव हेट ऐसे ही चलता रहेगा, कोई ऐसा है नहीं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान इस वक्त सियासी तौर के ऊपर इतने बड़े हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती एक दूसरे का हाथ छोड़ना। तो जो एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड की वजह से उन्हें इमरान खान की होते हुए कोई स्पेस ही नहीं मिल रही कि वो एक दूसरे के कोई मुखालिफ हो, लिहाजा ये इसी तनख्वाह में गुजारा करें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया था। आपने गुफ्तगू सुनी साबिक वजीर इत्तलात और नेशनल डायलॉग कमेटी के मुहर्रिर फवाद चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि अब मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल को हल किया जाए तो हुकूमत के लिए और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।